भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, राष्ट्रपति होता है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष। तो यहाँ पे क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, टीजीटी पीजीटी अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुच्छेद 53 के अनुसार जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति ही होते हैं जो भारतीय गणतंत्र के प्रमुख होते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव किससे होता है? तो ये राइट ऑप्शन एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही सही है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित, ये गलत है, दोनों नहीं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए आर दोनों सही हो जाएंगे कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। सही बात है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के मिलाकर बनता है। ये सही बात है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी, ए भी सही है, आर भी सही है और दोनों व्याख्या भी हैं, यानी स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है तो यहाँ 1, 3, 4 ही सही है, ये नहीं है। और निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति चुनाव के प्रकरण के लिए सही है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला कि निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव अस्वीकृत किया जा सकता है। तो ये सही नहीं है। पूछा है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। ये सही है कि पदावधि पूर्व होने से पहले चुनाव हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, ये भी सही है। राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। तो ये भी सही है कि जब तक उत्तराधिकारी ना आ जाए और निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति का चुनाव स्वीकृत किया जा सकता है, ये गलत है। यही बोला, डी ऑप्शन गलत है यहाँ पे। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर 35 वर्ष की आयु हो आवश्यक है, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो ये भी है, देश का नागरिक भी है, लेकिन पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है। निम्न में भारत के राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवादों का निपटारा कैसे होता है? तो यहाँ पे भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका में होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवाद का निपटारा होता है भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। वहीं बात करें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन कौन करवाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित अर्हताओं में से कौन भारत एवं अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए उभयनिष्ठ है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा न्यूनतम आयु। ये दोनों उभयनिष्ठ हैं यहाँ पे, न्यूनतम आयु, यानी बी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। वहीं निम्न में कौन द्वितीय वरीयता के मतों से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है? तो वीवी गिरि जी निर्वाचित हुए हैं द्वितीय वरीयता के मतों से भारत के राष्ट्रपति।
क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। जबकि जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो भारत के उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति रहेंगे। तो 6 मंथ यानी 6 माह तक रहेंगे। इसके बाद उनको चुनाव हर हाल में कराना ही होगा। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति के पद को भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो वही क्वेश्चन है, यानी कि 6 मंथ यानी 6 माह में भर लेना चाहिए। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जाएगा। तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाएगा। ऑप्शन डी राइट है। जबकि निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण नहीं है। तो राज्यों की विधानसभाएं ये, क्योंकि राज्य की विधानसभाएं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग तो लेती हैं, लेकिन जब उन पर महाभियोग लगाया जाता है तो संसद भाग लेता है, न कि विधानसभाएं। नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अर्ध न्यायिक। जबकि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन बी राइट है यहाँ पे। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेवी निषेधाधिकार कहा जाता है। तो ये जेवी निषेधाधिकार का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। जबकि क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। तो अनुच्छेद 111 वीटो, यहाँ पे ज्ञानी जैल सिंह। तो ऑप्शन सी राइट है, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। 111 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है। तो इसमें डी अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। जबकि अर्ध न्यायिक है महाभियोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 123। तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है, जबकि वीटो पावर 111। तो बात करें अगर 111 के बारे में कि विधेयक अगर संसद में पास होने के उपरांत या तो अनुमति देता है या पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज देते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अगर राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा जाता है, ये अनुच्छेद 200 में कहा गया है। जबकि अनुच्छेद 123 के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे कहा गया है अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है दोनों सदनों में से किसी एक सदन का या दोनों का सत्रावसान हो गया हो तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह समाप्त होती है। जो अवधि होती है अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह या 6 सप्ताह होती है। अध्यादेश न्यायालय योग्य होता है। एक विषय पर दोबारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है, जैसे पोर्टो पर 2 बार अध्यादेश जारी किया गया था। तो 123 दोनों सदनों में से किसी एक सदन का या दोनों सदन अगर सत्रावसान हो गया है तो अध्यादेश जारी होगा। अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो होती है 6 माह यानी 6 सप्ताह, 6 माह 6 सप्ताह। अध्यादेश न्यायालय योग्य होता है, यानी कि चुनौती दे सकते हैं, न्यायालय के योग्य होता है। यहाँ पे एक विषय पर दोबारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है, जैसे पोर्टो पर संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। जबकि धन विधेयक व संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। धन विधेयक होगा या संविधान संशोधन होगा तो दोनों पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे पूछा भी गया है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने समय तक रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 6 सप्ताह, यानी कि ऑप्शन बी के अनुसार यहाँ पे 6 सप्ताह। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। तो संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। तो ए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचक आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। क्योंकि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं,
राष्ट्रपति या उनके द्वारा कोई निर्वाचित व्यक्ति, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, क्योंकि उन पर भी महाभियोग की तरह ही हटाया जाता है। जबकि अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति है, क्षमादान करने की शक्ति है। तो यहाँ पे क्षमादान की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य है कि कोई न्यायिक भूल हुई है तो उसे सुधारा जाए। ये 72 के अनुसार है। क्षमादान के तहत लघुकरण का तात्पर्य एक के बदले दूसरा अर्थात बड़े दंड को कम करना, जैसे कठोर कारावास को साधारण में बदलना। तो 72 में है, अनुच्छेद 72 है क्षमादान की। अध्यादेश का तो पता ही है 111 के अनुसार, अनुच्छेद 111 सॉरी 123, अध्यादेश 123 में है, सॉरी 111 में है। पुनर्विचार के लिए जो वापस करते हैं राष्ट्रपति महोदय, उस पर है अध्यादेश अनुच्छेद 123, क्षमादान अनुच्छेद 72। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति का क्या सम्मिलित नहीं है। तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं है ये पूछा गया है। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो विराम नहीं सम्मिलित है, सॉरी विराम तो सम्मिलित ही है इसमें, VI यानी कि रोक नहीं सम्मिलित है, रोक, और निरंतरता ये दोनों नहीं सम्मिलित है, ये ऑप्शन। बाकी क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन ये सम्मिलित है। रोक यहाँ पे और निरंतरता ये नहीं सम्मिलित है। तो अगर देखा जाए इसमें तो क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य यह है कि यदि कोई न्यायिक भूल हुई तो उसे सुधारा जा सके। शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार की सलाह पे करता है। किस सरकार की? केंद्रीय सरकार की सलाह पे करेगा राष्ट्रपति महोदय। क्षमादान के तहत दंड को कम किया जा सकता है किंतु बढ़ाया नहीं जा सकता है। क्षमादान के तहत जिसमें नंबर 1 पे आता है लघुकरण का तात्पर्य है एक के बदले दूसरा अर्थात बड़े दंड को कम करना, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में करना, इसी को लघुकरण कहते हैं। परिहार का अर्थ है दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम करना, जैसे 1 वर्ष के कारावास को घटाकर 6 वर्ष करना, 6 माह करना। 1 वर्ष का अगर कारावास मिला है तो उसे घटा करके 6 माह करना, यानी परिहार, यानी दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना ही कम करना। कारावास ही रहेगा लेकिन 1 से घट करके 6 माह हो जाएगा। विराम करता है किन्हीं विशेष कारणों से दंड को कम कर देना, जैसे गर्भवती स्थिति की मृत्यु दंडादेश को साधारण कारावास में बदल देना, क्योंकि गर्भवती है और उसे मृत्युदंड मिला है तो इसमें हत्या 2 हो जाएगी, क्योंकि गर्भ में पले बच्चे का कोई दोष नहीं है, तो इसीलिए उसको गर्भवती महिला का मृत्यु दोष कारावास में बदल देंगे राष्ट्रपति महोदय। तो यहाँ पे विराम इसी को बोलते हैं विराम। विराम का सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर गर्भवती स्त्री है तो अगर मृत्युदंड मिला है उसे कारावास में बदलेंगे राष्ट्रपति महोदय, इसी को बोलते हैं विराम। प्रतिलंबन या प्रविलंबन ये होता है कि मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन करना। सिद्ध दोष व्यक्ति क्षमादान के लिए लघुकरण के राष्ट्रपति को लिखित आवेदन देता है, क्योंकि मौखिक आवेदन मान्य नहीं होता है, लिखित होता है। और सेना अदालत द्वारा दिए गए सजा को भी राष्ट्रपति क्षमादान कर सकती हैं। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए क्षमादान को न्यायालय द्वारा चुनौती दी जा सकती है। तो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए क्षमादान को न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। ये भी बात है कि चुनौती दी जा सकती है राष्ट्रपति के क्षमादान को, तो क्षमादान को न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। संविधान के असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 160 में क्या कहा गया है कि कुछ आकस्मिक कारणों में राज्यपाल के जो कार्य होते हैं उसे राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति खुद कर सकते हैं अनुच्छेद 160 के अनुसार। फिर है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाएं। तो 1, 3, 4 1 में है संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, लोक सेवा समिति के प्रतिवेदन को गलत है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को ये भी सही है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन के, यानी कि ऑप्शन सी सही है 1, 3, 4। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो वित्तीय बिल को पूर्ण विचार हेतु लौटाना ये इनके अधिकार में नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, लोकसभा भंग करना, साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लेकिन वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते, ये अधिकार में नहीं है राष्ट्रपति जी के। अगला क्वेश्चन है 33, भारत के राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो यहाँ पे सी ए सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का पद तो ब्रिटिश से भिन्न है, क्योंकि वहाँ राजा जो होते हैं निर्वाचित नहीं होते, यहाँ पे तो निर्वाचित होते राष्ट्रपति महोदय, मिले ही अप्रत्यक्ष रूप से हो, यानी संसद और विधायक के वोटों से। और भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका से भी नहीं मिलता, क्योंकि जनता वहाँ पे चुनती नाती है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसी है कि ए सही है, परंतु आर गलत है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं मिलता है, ये सही है। यहाँ पे लिखा है अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। संसद के लिए राष्ट्रपति महोदय जी का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे, तो दोनों कथन यहाँ से सही है। राष्ट्रपति और यहाँ पे जो संसद का भाग है, क्योंकि संसद जो बनता है राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनता है, और बिना राष्ट्रपति सिग्नेचर हुए कोई कानून नहीं बनता है। तो भारत की राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने जाने का एकमात्र उदाहरण है। तो सर्वसम्मति से एक ही मात्र चुने गए हैं, नीलम संजू रेड्डी जी। और अगला बात करें अगर 37 की, तो रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। प्रधान राष्ट्र सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ए तो सही है कि सर्वोच्च, लेकिन विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र ही गलत है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं होती। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो राधा कृष्णन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से भी सम्मिलित रहे हैं? वीवी गिरी जी। दोनों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो यहाँ पर कथन सही है, परंतु कारण गलत है। तो ये दोनों कथन सही है कि अपने कार्यकाल के दौरान नहीं, और राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर होता है। तो कथन सही है, परंतु कारण इसका गलत है, यानी कि ए सही है, आर गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान से ऊपर नहीं होते हैं। तो एक ऑप्शन सही और एक ऑप्शन गलत। राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर नहीं होता है, संविधान सबसे ऊपर है भारत में। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, या युक्त निम्न में राष्ट्रपति पे है। वह प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन नेतृत्व प्रधानमंत्री जी करते हैं। इसे देखा जाए तो राष्ट्रपति ही मेन होता है, लेकिन यहाँ पे नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। निम्न में कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो वीवी गिरी जी उपस्थित हुए थे, बी। निम्न में कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जिस सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन बी। 43 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित में से क्या खतरा हो? तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन होगा, 1, 2, 3। युद्ध के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण और सशस्त्र विद्रोह के कारण, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब युद्ध हो, विदेशी आक्रमण हो, सशस्त्र, लेकिन आंतरिक उपद्रव के कारण अब आपातकाल नहीं लग सकता है। 352 के अंतर्गत यही कहा जा रहा है कि आपातकाल तभी लगाया जाएगा जब युद्ध का कारण हो, विदेशी आक्रमण के कारण हो, सशस्त्र विद्रोह हो, यानी कि 1, 2, 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 359 के तहत।
भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों को कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त 359 के अंतर्गत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार को लेकर। मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेद के युग्म में कौन सा एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? तो 20-21 ये आपातकाल लागू करने के दौरान भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा सी, सॉरी ए। क्वेश्चन 44 जहाँ कह रहा है कि राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त छोड़ के, तो 359 के तहत। वहीं मौलिक अधिकार से जुड़े निम्नलिखित युग में 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी 20 और 21 की ही बात है। अगर देखें 359 अनुच्छेद कहता है कि आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तन का निलंबन का संबंधित ब्यौरा दिया गया है। क्वेश्चन 46 है प्राय किसकी सलाह पे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो गवर्नर की सलाह पे ही लागू किया जाता है। 47 है यहाँ पे गवर्नर, ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। जबकि 47 नंबर क्वेश्चन है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है? तो बी वाला 1 और 3 राज्य विधानसभा का विघटन और इसके अलावा राज्य के मंत्री स्थानीय निकायों का विघटन। तो यहाँ पे ऑप्शन भी 1 और 3 ही दिया गया है। 1 और 3 राज्य के विधानसभा का विघटन, स्थानीय निकायों का विघटन। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है? तो राज्य की विधानसभा का विघटन होना, स्थानीय निकायों का विघटन होना, जबकि आवश्यक होगा कब? जब राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना। क्वेश्चन नंबर 48 है यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन तथा उपबंधित अपनी शक्तियों को किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी। ऑप्शन बी। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह। तो अगर मान लीजिए घोषणा होता है तो 1 माह के अंतर अनुमोदन होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन 50 है किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो यहाँ KM नामबियार ने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। जबकि अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 51 की, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो यहाँ पे केवल एक ही सही है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मार्च की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद की दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसे अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, यानी कि 360 के अधीन वाला। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट। क्वेश्चन नंबर 52 है भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ है? 360 का कभी नहीं किया गया है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है तो 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो पीपसू। यहाँ पे भारतीय संविधान के 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पीपसू में लागू हुआ था, यानी पंजाब। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसका सदस्य होता है संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य। तो इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदन और विधानसभाएं भी शामिल होती हैं। नीचे दिए गए वक्तव्य पढ़िए। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहिर्त है। तो यहाँ पे अहिर्त तभी कोई राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगी जब राज्यसभा का सदस्य। बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का परिवर्तन सभापति को, तो ये भी सही है। तो दोनों व्याख्या भी है और सही भी है। क्वेश्चन नंबर 57 उपराष्ट्रपति से संबंधित ये भी हैं।
तो यहाँ पूछा गया है उपराष्ट्रपति संबंधी में कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे सही नहीं पता करना है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन अथवा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, ये गलत है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, किसी राज्य के विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का होता है, ये भी सही बात है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये गलत है। तो यहाँ पर 1 और 4 गलत है, क्योंकि गलत ही पूछा गया है, इसमें कौन सा सही नहीं है। तो 1, 4 सही नहीं है, ऑप्शन सी। तो राज्यसभा के तत्कालीन उपस्थित सदस्यों के बहुमत और लोकसभा के साधारण बहुमत। तो राज्यसभा के तत्कालीन जो उपस्थित होंगे, यानी कि राज्यसभा के तत्कालीन उपस्थित सदस्यों, यहाँ पे देखिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत और लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव हमेशा राज्यसभा से ही आरंभ होगा। यहाँ पे देखिए हटाने के लिए राज्यसभा से ही आरंभ होगा और लोकसभा से नहीं कर सकते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया। बिना संविधान के अतिक्रमण पर भी उपराष्ट्रपति को प्रस्ताव पास कर हटाया जा सकता है। अगर उपराष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण नहीं किया है, कुछ नहीं किया, तब भी हटाया जा सकता है, जिसमें महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का राष्ट्रपति, तो चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है, सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्यदायित्व नहीं, ये भी सही है। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उसके कार्य पर निर्भर करते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, ये भी सही। चारों ऑप्शन सही है। कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए संबंधित प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो केवल और केवल राज्यसभा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। केवल और केवल राज्यसभा में, केवल और केवल राज्यसभा में होगा। तो नीचे 4 युग्म दिए, इनमें वह युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त पद पर थे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण और वीवी गिरी के उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व ये लोग राजदूत अथवा उच्चायुक्त पद पर थे। निम्नलिखित में किसने भारत के उपराष्ट्रपति को संभाला है, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा जी ने, यानी ऑप्शन बी राइट है। 1 और 4, तो यहाँ पे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1989 से 1984 के बीच में, जबकि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 के बीच में थे। वहीं आपको बता दें कि न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक ये राष्ट्रपति पद पर भी कार्यरत थे, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति महोदय नहीं थे, पद खाली था, तो मुख्य न्यायमूर्ति थे। मुख्य न्यायमूर्ति ही राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्य करते हैं, तो ये राष्ट्रपति थे 1969 में, लेकिन 1989 से 84 के बीच में ये उपराष्ट्रपति बने।